नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन भारत की श्रृंखला हमने स्टार्ट करी थी, उसी क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल का अध्ययन इसी क्रम में किया था। इसी के सम बौद्ध और जैन धर्म का भी अध्ययन किया था, जिसके वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उसको वहाँ से देख सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि जो महाजनपद काल का अंतिम वंश था नंद वंश, उसका अंत करके 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। तो इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य को विस्तार से पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य जो था, तो ये प्राचीन काल का सबसे संगठित तथा केंद्रीकृत साम्राज्य था, तथा जो हम अखंड भारत की कल्पना आज करते हैं, तो प्राचीन काल का मात्र एक वंश यही था, मौर्य वंश, जिसने अखंड भारत पे अपना नियंत्रण स्थापित किया था। मौर्य साम्राज्य हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्राचीन काल में जो ये प्राचीन भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, तो वह मौर्य साम्राज्य है, जो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है प्राचीन काल में। इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे मौर्य साम्राज्य का संक्षिप्त परिचय, उसके बाद इनकी जानकारी के स्रोत देखेंगे, जिसमें हम साहित्यिक स्रोत साथ साथ पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। उसके बाद हम इनका प्रशासन देखेंगे, जिसमें हम केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन देखेंगे। उसके बाद हम इनकी सामाजिक व्यवस्था देखेंगे कि इनका समाज कैसा था। इसके बाद हम इनका आर्थिक जीवन देखेंगे। उसी क्रम में फिर हम आगे इनकी कला में देखेंगे कि कला में क्या विकास किया है। इसके बाद हम इनके प्रमुख विभाग देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विभाग तथा विभागाध्यक्षों के नाम देखेंगे, जो एग्जाम में इस समय लगातार पूछ रहा है। और साथ में हम महिलाओं की स्थिति देखेंगे, क्या थी, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, ये समझेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि इनका पतन कैसे हुआ। चूँकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इस कोशिश हम करेंगे कि 1 से 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करें तथा उन सभी तथ्यों को देखें जो हमारे लिए आवश्यक हैं। तो मौर्य वंश के संस्थापक हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो नंद वंश के अंतिम शासक जो था धनानंद, इनको 322 ईसा पूर्व में पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इसमें से मुख्य रूप से रोल था, तो इनके मंत्री महामंत्री थे कौटिल्य, उनकी सहायता से ही ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अब हम मौर्य काल के जानकारी के स्रोत देखें कि मतलब इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। जो मौर्य काल था लगभग 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक शासन करता है। तो इसके जानकारी हमें 3 स्रोतों से मिलती है। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा विदेशी खासकर यूनानी और रोमन स्रोत हैं, और तीसरा महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत। तो हम एक एक करके तीनों को समझते हैं। स्रोतों में सबसे पहला है साहित्यिक स्रोत। वे कौन से हैं? तो साहित्यिक स्रोत में वे ग्रंथ जो भारत में लिखे गए हैं तथा मौर्य काल का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वर्णन मिलता है, वो साहित्यिक स्रोतों को हम समझेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसकी विषय वस्तु संपूर्ण हम अभी इसी वीडियो में आगे देखेंगे। यहाँ सिर्फ समझते हैं कि ये जो है अर्थशास्त्र, इसका लिखा किसने, तो कौटिल्य ने। ये मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता तथा इसमें मौर्य प्रशासन का पूरा ढांचा मिलता है, जो हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। दूसरा जो है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान और अशोकावदान है, जिसमें अशोक के जीवन, शासन और धर्म परिवर्तन की जानकारी मिलती है। साथ साथ बौद्ध धर्म के प्रसार का वर्णन भी इसी में मिलता है, और इसी के साथ मौर्य वंशावली का भी उल्लेख इसी अशोकावदान में किया गया है। ठीक है। अगला स्रोत है जैन साहित्य। जैन साहित्य इंपॉर्टेंट है परिशिष्ट पर्वन, जिसकी रचना की थी हेमचंद्र ने। इसमें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम चरण की जानकारी मिलती है। साथ ही श्रवण बेलगोला में जो जैन दीक्षा लिया था चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसका उल्लेख भी इसी जैन साहित्य में मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट साहित्य है पुराण, जिसमें से मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण तथा भागवत पुराणों से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। साथ ही मौर्य राजाओं की सूची इसमें मिलती है, शासनकाल की अवधि का भी वर्णन मिलता है तथा वंश परंपरा का भी वर्णन मिलता है। इस प्रकार हमने जो साहित्यिक स्रोत, खासकर जो देसी साहित्यिक स्रोत थे, इनको समझा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा बौद्ध साहित्य, तीसरा जैन साहित्य और चौथा पुराण। तो ये चारों थे जो हमारे साहित्यिक स्रोत थे। अब अगले हम देखते हैं इनमें जो विदेशी स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो
सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत में अनेक यूनानी लेखक आते हैं जिन्होंने मौर्य काल का वर्णन किया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मेगास्थनीज। इसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी, जिसकी विषय वस्तु भी हम इसी वीडियो में विस्तार से समझेंगे, क्योंकि वहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तथा इन्होंने अलग अलग बिंदुओं पर जाकर के जिसे वर्णन किया है, जिसको हम समझेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेगास्थनीज हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि अन्य लेखक भी हैं। अन्य लेखकों में जैसे एरियन हो गए, जिनने लिखी बुक सिकंदर और भारत, इससे भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। स्ट्रेबो की बुक है भारतीय समाज, उससे भी जानकारी मिलती है। प्लिनी ने पुस्तक लिखी है व्यापार और भूगोल, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। साथ साथ डायोडोरस हैं, जिनकी राजनीतिक स्थिति नामक बुक लिखी है, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो ये हमारे विदेशी स्रोत हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से मौर्य वंश को जानने के लिए, इसको देखते हैं। जो पुरातात्विक स्रोत हैं वह सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से मिले होते हैं खुदाई के दौरान। इसमें से अशोक के शिलालेख, जो कि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि है, आगे कुछ इसके शिलालेख अरमेइक लिपि में भी मिले हैं। इनकी भाषा प्राकृत रही है, पूरे भारत में मिलते हैं। इनके जो प्रकार हैं, तो पहला प्रमुख शिलालेख, कुछ लघु शिलालेख, कुछ स्तंभ शिलालेख। इनको भी हम इसी वीडियो में विस्तार से समझेंगे। अभी हम सिर्फ स्रोत देख रहे हैं कि कौन कौन से स्रोत हैं। शिलालेखों का महत्व क्या है, तो अशोक के धम्म की नीति की जानकारी मिलती है, प्रशासनिक आदेश मिलते हैं इसमें, और जनता के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उनका वर्णन होता है। साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता की नीति का वर्णन भी इसी में होता है। अगला देखें, अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो क्या हैं। तो सारनाथ का सिंह स्तंभ, तो सिंह स्तंभ कहाँ है, सारनाथ का, जो कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। चमकदार पॉलिश हैं, उत्कृष्ट शिल्पकला भी है, ये भी इसी के हमारे पुरातात्विक स्रोत ही हैं। अगला स्रोत है सिक्के, मुहरे और अवशेष, जिसमें से मौर्यकालीन सिक्के हैं, पाटलिपुत्र के कुछ अवशेष मिले हैं, साथ ही नगर नियोजन के जो प्रमाण मिले हैं वो भी हमारे पुरातात्विक स्रोतों में से एक हैं। निष्कर्षतः हमने देखा स्रोत में कि जो मौर्य काल की जानकारी के लिए जो अर्थशास्त्र है वो प्रशासन की रीढ़ है। साथ जो बौद्ध जैन ग्रंथ हैं तो धार्मिक और सामाजिक पक्ष बताते हैं। साथ ही जो विदेशी लेखक हैं वो समकालीन दृष्टिकोण रखते हैं, उस समकाल में जितने विदेशी लेखक हुए तो उस समय मौर्य की स्थिति के बारे में वर्णन करते हैं। शिलालेख सबसे प्रमाणित इनके प्रमाण कहलाते हैं। अब हम देखते हैं जो इसके अर्थशास्त्र है, फिर इंडिका, और उसके बाद पुरातात्विक स्रोतों का विस्तार से एक बार देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए आवश्यक है। तो बुक है अर्थशास्त्र, तो मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसके लेखक तो हमें पता है कौटिल्य हैं। यह ग्रंथ केवल अर्थ से संबंधित नहीं बल्कि राज्य, प्रशासन, समाज, कानून, युद्ध और नीति का संपूर्ण ग्रंथ है। मतलब ये सिर्फ आर्थिक ग्रंथ ना होकर के संपूर्ण प्रशासन, राज्य, समाज, कानून और युद्ध के साथ साथ नीति के बारे में भी बताता है कि राजा की क्या क्या नीति होनी चाहिए तथा राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए। सभी का अध्ययन इसी अर्थशास्त्र के अंदर, मतलब सभी का वर्णन किया गया है। इस बुक के 15 अधिकरण हैं, जिसमें से राज्य संचालन के हर पहलू का विस्तार से वर्णन किया गया है। सबसे पहले देखते हैं राज्य की अवधारणा। तो सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से राज्य की अवधारणा का वर्णन किया गया है। सप्तांग सिद्धांत क्या है, तो कौटिल्य के अनुसार जो राज्य के 7 अंग होते हैं वे कौन से, स्वामी जो कि राजा होता है, दूसरा अंग है अमात्य जो कि मंत्री होते हैं, तीसरा महत्वपूर्ण है भूमि, मतलब जनपद जो था तो भूमि और जनता है तो वो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। चौथा है दुर्ग यानी किले जहाँ पे रहते थे और उसको किस प्रकार से दुर्गीकृत किया जाता है। पांचवा है कोष जो कि राजकोष बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य के संचालन के लिए। छठवां है राज्य के नियंत्रण के लिए सेना भी जरूरी है जो दंड है। और सातवां है मित्र जिससे राजनयिक संबंध होते हैं। ये सप्तांग सिद्धांतों में जो 7 अंग हैं इनको आप याद रखिएगा कौन कौन से सप्तांग सिद्धांत में आते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र में कहा गया है कि इन सभी अंगों का सुदृढ़ होना ही राज्य की शक्ति का प्रमुख आधार है। दूसरा पॉइंट है राजा का स्वरूप, यानी राजा के स्वरूप के बारे में क्या कहा गया है अर्थशास्त्र में, साथ ही राजा के क्या कर्तव्य बताए गए हैं। इसमें कहा गया कि राजा जो होगा राज्य का केंद्र होगा, उसे अनुशासन, आत्मसंयम, परिश्रमशील होना चाहिए। राजा प्रजा का सेवक है, इसमें यहाँ स्वामी नहीं बताया गया, यहाँ बोला कि प्रजा का सेवक है राजा। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर प्रजा दुखी है इसका मतलब वह राज्य सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। अब देखते हैं राजा के कर्तव्य क्या बताए गए हैं। यह क्वेश्चन भी कई बार आया है कि राजा के जो अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्य बताए गए हैं उनमें से कौन सा शामिल नहीं है। सबसे पहला है प्रजा की रक्षा,
दूसरा न्याय करना, तीसरा कर संग्रह में भी न्याय दिखाना, मतलब कि न्यायपूर्ण कर जो लागू हो तो न्यायपूर्ण तरीके से हो। चौथा लोक कल्याण राजा का परम कर्तव्य है। पांचवा धर्म और नीति का पालन करना भी राजा का कर्तव्य है, क्योंकि राजा को हमेशा नैतिक होना ही आवश्यक बताया गया है इसमें। तीसरी जो विषय वस्तु है मंत्रिपरिषद और प्रशासन, यानी मंत्रिपरिषद और प्रशासन के बारे में अर्थशास्त्र क्या कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होना चाहिए, कोई वंश या कुल के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति। साथ ही मंत्रिपरिषद गोपनीय रूप से काम करती थी। प्रशासन को विभागों में बांटा गया था। ये विभाग भी हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि विभाग कौन कौन से थे प्रमुख और उनके अध्यक्षों को क्या कहा जाता था, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ लगातार यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है विभागों के अध्यक्षों से लेकर के। जो प्रमुख अधिकारियों के बारे में कहा गया है तो महामात्य, सेनापति, समाहर्ता जो कि कर अधिकारी था, साथ ही सन्निधाता जो कोषाध्यक्ष था। ये प्रमुख अधिकारी हैं, इनका वर्णन अर्थशास्त्र में किया गया है। केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन के बारे में क्या कहा गया है, ये सभी जो केंद्रीय प्रशासन है हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य के अंदर ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ अर्थशास्त्र की विषय वस्तु जान रहे हैं। तो केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन के बारे में कहा गया है कि जो राजा होगा वो सर्वोच्च होगा केंद्र में, उसके लिए नियंत्रण के लिए मंत्रिपरिषद होगी तथा विभिन्न विभाग भी होंगे। प्रांतीय प्रशासन में राज्यों को जनपद में विभाजित किया गया है और प्रांतपालों की नियुक्ति की गई है प्रत्येक जनपद में। साथ साथ स्थानीय प्रशासन की बात भी कही गई है। जो कि हम देखते हैं जो मौर्य काल था तो प्राचीन काल का सबसे केंद्रीकृत जो साम्राज्य था तो मौर्य काल ही था। इसमें पूरा एक ही जो साम्राज्य था उसके नियंत्रण की अलग अलग इकाइयाँ थी। न्याय व्यवस्था के बारे में अर्थशास्त्र क्या कहता है, तो जो कानून थे बहुत कठोर थे। साथ ही जो राजा है तो सर्वोच्च न्यायाधीश था। यहाँ पे अर्थशास्त्र में बताया गया कि राजा जो है सर्वोच्च न्यायाधीश राजा ही होगा। अपराध के अनुसार दंड दिया जाएगा, मतलब जिस प्रकार का अपराध होगा उसी के अनुसार दंड दिया जाएगा। दंड के प्रकार भी अर्थशास्त्र में बताए गए हैं। सबसे पहला अर्थदंड, दूसरा है शारीरिक दंड, तीसरा कारावास, चौथा मृत्युदंड, जो कि विशेष अपराधों में ही मृत्युदंड दिया जाता था, क्योंकि कौटिल्य का मानना था कि दंड के बिना राज्य नहीं चल सकता है, इसलिए दंड आवश्यक है। कर व्यवस्था के बारे में अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, साथ ही अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा है ये देखते हैं। कृषि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत है। भूमि कर था जो कि 1/6 भाग था उपज का। व्यापार कर थे, खनिज कर थे, वन उपज कर थे और राज्य द्वारा भी कुछ कर लगाए जाते हैं, जिसमें सिंचाई व्यवस्था, कृषि को प्रोत्साहन और व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए लगाए जाते थे। गुप्तचर व्यवस्था के बारे में कहा गया कि अर्थशास्त्र में सबसे विकसित गुप्तचर प्रणाली देखने को मिलती है। जो गुप्तचर थे वो भेष बदल कर कार्य करते थे। जो इनके प्रकार प्रमुख थे सन्यासी के रूप में, व्यापारी के रूप में, गृहस्थ के रूप में, भिक्षु के रूप में। राजा को हर गतिविधि की जानकारी लेकिन रहती थी, तो जो किसी भी रूप में जो गुप्तचर होते थे राजा को पता होता था किस रूप में कौन सा गुप्तचर रह रहा है, क्योंकि इसकी नियुक्ति राजा ही करता था। अर्थशास्त्र में शूद्र के बारे में क्या गया, तो कौटिल्य शूद्रों को समाज का उपयोगी और आवश्यक वर्ग मानते हैं। इनकी स्थिति थी तो इनको कृषि, शिल्प, सेवा और श्रम कार्य करने की अनुमति थी। तीर्थ के बारे में क्या गया, तो तीर्थ जो थे राज्य के अधिकारी थे। प्रमुख 18 तीर्थों का वर्णन किया गया, मतलब 18 तीर्थ हमको यहाँ मिलते हैं अर्थशास्त्र में, तो ये याद रखिएगा 18 तीर्थ थे और जो तीर्थ थे राज्य के उच्च अधिकारी थे और ये प्रशासन के प्रमुख स्तंभ थे, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से संपूर्ण प्रशासन चलता था। प्रमुख जो तीर्थ हैं उसमें से कुछ देखते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है मंत्री, फिर पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता यानी जो राज्य अधिकारी था समाहर्ता बोलते थे, सन्निधाता या कोषाध्यक्ष था, दुर्गपाल जो दुर्ग की सुरक्षा करने के लिए बनाए जाते थे। इस प्रकार प्रमुख अधिकारी थे जिनको तीर्थ कहा जाता था अर्थशास्त्र में। अब देखते हैं दास के बारे में अर्थशास्त्र क्या कहता है। तो दास प्रथा को मानवीय नियमों के साथ स्वीकार किया गया है तथा अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है। जबकि हम देखेंगे अभी मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसने दास प्रथा का वर्णन नहीं किया, उसने कहा दास नहीं होते थे मौर्य साम्राज्य में। तो ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी है। दास बनने के कारण क्या थे, कर्ज न चुका पाने के कारण, युद्ध में बंदी बनने पर भी दास बनाया जाता था, अपराध के दंड स्वरूप भी दास बना दिया जाता था, साथ ही स्वेच्छा से सेवा स्वीकार करने पर भी दास बना दिया जाता था। इस प्रकार हमने अर्थशास्त्र की संपूर्ण विषय वस्तु समझी, जिसमें से कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य भी थे जो हमारे एग्जाम के लिए आवश्यक थे। जैसे इसमें 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया, स्त्रियों की स्थिति क्या थी, इधर हमने जाना कि जो राज्य के प्रमुख सप्तांग सिद्धांत थे वो क्या थे। तो ये हमने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में समझा।
अगला जो इम्पोर्टेंट स्रोत है मौर्य वंश की जानकारी का, तो मेगस्थनीज की इंडिका है। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने भारत में रहकर जो विवरण लिखा वही ग्रंथ इंडिका कहलाता है। तो इंडिका किसका ग्रंथ है? मेगस्थनीज का। ये याद रखिएगा। अब हम इसकी विषय वस्तु समझ लेते हैं कि किस चीज़ का वर्णन इसने किया है इसमें, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंडिका में भारत के भूगोल और प्राकृतिक संपदा के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें भारत की विशालता तथा उर्वर भूमि का वर्णन है। नदियां, विशेषकर गंगा नदी का वर्णन किया गया है इसमें। साथ ही उपजाऊ मिट्टी का वर्णन भी मेगस्थनीज की इंडिका में किया गया है। इसने पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया है तथा इसने ये भी बोला कि चंद्रगुप्त का जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। राजधानी पाटलिपुत्र को भव्य नगर बताता है, लकड़ी की प्राचीर और खाइया बताता है। इसी में इसने चंद्रगुप्त मौर्य के महल को भी बताया कि ये लकड़ी का बना हुआ है। सुव्यवस्थित नगर योजना, ये बताया कि सुव्यवस्थित जो नगर योजना थी पाटलिपुत्र की तो सुव्यवस्थित थी। नगर प्रशासन के लिए समितियां बनी थी। इसने बताया कि यहाँ 6 समितियां थी, माफ कीजिएगा 5 समितियां थी, इसमें प्रत्येक समिति में 6-6 मेंबर थे। कुल मिलाकर 30 मेंबर थे, यानी 30 सदस्य थे इन समितियों के। इसका वर्णन इसने किया। ये याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा है कई बार कि कितनी समितियों का वर्णन मेगस्थनीज की इंडिका में किया गया है। शासन और प्रशासन के बारे में क्या जानकारी मिलती है कि राजा जो था वह सर्वोच्च शासक था। संगठित प्रशासनिक व्यवस्था थी, अधिकारियों की नियुक्ति भी होती थी। कानून और दंड की व्यवस्था के बारे में भी इंडिका में वर्णन किया गया है। अभी हम सिर्फ जो स्रोत हैं उन्हीं स्रोतों का अध्ययन, मौर्य वंश के स्रोतों का अध्ययन ही कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मौर्य वंश को विस्तार से जानना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आवश्यक है। क्योंकि कोई भी पॉइंट से उठा करके क्वेश्चन बने हैं, आप जब पूरे पिछले क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के, चाहे आप एसएससी में देखिए, रेलवे में देखिए, चाहे स्टेट पीसीएस में देखिए, चाहे यूपीएससी तक में, मौर्य वंश से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, जिसमें से ये जो है इसमें स्रोत, इससे भी क्वेश्चन लगातार बनते आए हैं, इसलिए हम इनको विस्तार से समझ रहे हैं। सेना के संगठन के बारे में इंडिका में क्या कहा गया है कि विशाल स्थायी सेना थी। ये एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि स्थायी विशाल सेना के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें से पैदल, अश्व, रथ और हाथी। अब ये भी स्टेटमेंट में बनता है कि किस प्रकार की सेना थी, तो इसमें पैदल सेना भी थी, अश्व सेना भी थी, रथ और हाथी भी थे। ठीक है। युद्ध की पूर्ण तैयारी के बारे में इसमें वर्णन किया गया कि युद्ध के लिए पूरी तैयारी रहती थी। समाज और सामाजिक वर्ग के बारे में क्या कहा गया है, तो इंडिका में समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। तो ये याद रखिएगा कि इंडिका में समाज को कितने वर्गों में बांटा गया, तो 7 वर्गों में। जिसमें ब्राह्मणों का सम्मान था, कृषकों की सुरक्षा थी तथा दासों की स्थिति के बारे में इसने मना किया। मतलब इसने बोला दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। कृषि और अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बोला, तो कृषि मुख्य व्यवसाय था मौर्य काल में। किसानों को युद्ध से मुक्त रखा जाता था, मतलब कभी युद्ध होता था तो किसानों को शामिल नहीं किया जाता था। यह भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन मिला है कि क्या किसान भी जरूरत पड़ने पे किसान भी युद्ध में सहायता देते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि युद्ध को जिससे इनको मुक्त रखा जाता था किसानों को। सिंचाई और उत्पादन भी मतलब इसमें प्रचलित अवस्था में थे। 7वां है व्यापार और वाणिज्य। आंतरिक और विदेशी दोनों व्यापार होते थे। तो ये याद रखिएगा कि व्यापार जो थे आंतरिक भी होते थे और विदेशी भी होते थे। व्यापारिक मार्गों के बारे में वर्णन किया गया है, साथ ही वस्तुओं का आदान प्रदान के बारे में वर्णन किया गया कि मुद्रा तो प्रचलित थी, लेकिन साथ साथ वस्तु विनिमय प्रणाली भी कुछ मात्रा में प्रचलित थी। ये इंडिका में कहा गया है, तो ये याद रखिएगा। भारतीय जीवन और रीति रिवाजों के बारे में क्या बताया इसने कि सादा जीवन था, सत्य प्रियता थी, नैतिक आचरण थे लोगों में और सामाजिक अनुशासन भी लोगों में स्थापित था। इस प्रकार हमने जो स्रोत थे तो उसमें से हमने अर्थशास्त्र देखा जो कि कौटिल्य की थी, इंडिका मेगस्थनीज की भी समझा और इनकी विषय वस्तुओं को समझा जो आवश्यक था। अब अगले जो स्रोत थे अशोक के अभिलेख, शिलालेख तथा स्तंभलेख, इनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि अशोक ही एक ऐसा शासक था मौर्य वंश का जिसके शासन की जानकारी हमें इसके स्वयं द्वारा लिखवाए हुए अभिलेखों से मिलती है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होते हैं। अभिलेख पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए जाते थे। अभिलेख जो थे अशोक के मुख्यतः 3 प्रकार के थे, जिसमें पहले हैं शिलालेख, दूसरे स्तंभ लेख और तीसरे लघु अभिलेख। तो अशोक के शिलालेखों के बारे में जाने, ये अभिलेख बड़े पत्थरों या चट्टानों पर खुदवाए जाते थे। ये पूरे साम्राज्य में फैले हुए थे। ये मतलब किसी विशेष क्षेत्र पे न होकर के, जितना अशोक का साम्राज्य था तो पूरे साम्राज्य में ये अभिलेख फैले हुए थे।
जो कि अलग अलग जगह से मिले हैं और उसके बारे में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार की व्यवस्था थी। मुख्य शिलालेखों को समझे तो 14 प्रकार के शिलालेखों का वर्णन है। तो ये याद रखिएगा कितने प्रमुख शिलालेख हैं, तो 14। इसमें अशोक की धम्म की नीति के स्रोत थे। इनकी विषय वस्तु थी कि धम्म का प्रचार के बारे में था, माता पिता बड़ों के सम्मान के बारे में बताया गया, ब्राह्मण और श्रमणों का आदर करने के लिए बताया गया, पशु हिंसा पर रोक लगाया गया। खासकर जो दूसरा इसका स्तंभ लेख था, इसमें पशु हिंसा के बारे में बात की गई, धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई, मतलब अन्य धर्मों का भी सम्मान करने की बात कही गई। लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्णन भी इसमें मिलता है। न्यायप्रिय शासन के बारे में भी जानकारी मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख हैं, जिसमें से 13वां शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में भी आया है, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और यहीं से अशोक जो है धम्म की नीति अपनाते हैं। 12वां शिलालेख है, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया गया है कि और धर्मों के सम्मान की बात भी कही गई है कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन साथ साथ अन्य धर्मों के बारे में भी सहिष्णु रहने की बात की गई है। दूसरा और 5वां शिलालेख था, इसमें जो धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देते थे, तो इसमें क्या था कि जो दूसरा है इसमें धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसमें पांड, चोल और चेर के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये याद रखिएगा। इसके प्रमुख स्तंभ लेख देखें तो 7 प्रमुख स्तंभ लेख। हमने शिलालेख देखे कि 14 शिलालेख थे, ये याद रखिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं हो। जो स्तंभ लेख थे इसके प्रमुख 7 स्तंभ लेख थे। इनकी भाषा प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मी थी, खरोष्ठी लिपि भी मिलती है। उत्तर पश्चिम कुछ वक्त खरोष्ठी लिपि क्या थी, जो हम यहाँ से जो ब्राह्मी लिपि है हम बाएं से दाएं लिखते हैं, जबकि जो खरोष्ठी लिपि है तो दाएं से बाएं लिखी जाती है। साथ ही कुछ अभिलेख थे जो यूनानी, इसमें अरमेइक लिपि का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इस तरह हमने अशोक के अभिलेखों और शिलालेखों के बारे में समझा। यहाँ हम कुछ अशोक के अभिलेख या शिलालेखों को समझते हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट कई बार पूछे गए हैं उनके बारे में। सबसे पहले जो है मास्की, गुर्जरा, नेटूर, तो ये जो अभिलेख हैं इसमें अशोक को क्या है, अशोक के नाम का वर्णन किया गया, जिसमें इसको देवनाम्पी नाम से संबोधित किया गया है। दूसरा है भाब्रू अभिलेख। भाब्रू, तो भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट दिखाया गया है, ये याद रखिएगा, इनको पूछा है एग्जाम में क्वेश्चन। तीसरा है एक सोहगौरा अभिलेख, सोहगौरा, जिसमें बताया गया है कि अकाल के समय यहाँ पे राजकीय सहायता की जाती थी। एक और इनका जो अभिलेख है रुम्मनदेई, जो इम्पोर्टेंट है, रुम्मनदेई, जो कि लुम्बिनी नेपाल में मिला है। इसमें क्या है कि आर्थिक विषयों को कहा गया है, यानी कर लगाने की व्यवस्था लुम्बिनी में किया था इसने, यहाँ कर में कमी की थी। यानी आर्थिक वर्णन अगर पूछता है किस अभिलेख में है तो रुम्मनदेई अभिलेख में आर्थिक वर्णन किया गया। बाकी सभी में प्रशासनिक या राजनीतिक चीज़ों का वर्णन किया था, लेकिन एकमात्र अभिलेख है रुम्मनदेई जिसमें से आर्थिक चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो ये अभिलेख याद रखिएगा। इस प्रकार हमने इनका संपूर्ण जो स्रोत थे, जिसमें से साहित्यिक स्रोत हमने देखा, जिसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट थी अर्थशास्त्र, फिर हमने बौद्ध साहित्य देखा, जैन साहित्य देखा तथा पुराणों को देखा। हमने विदेशी स्रोत देखे, जिसमें से हम सबसे प्रमुख थी मेगस्थनीज की इंडिका, कुछ विदेशी लेखक भी हमने देखे। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट था पुरातात्विक स्रोत, जिसमें से अशोक के अभिलेख हमने देखे, शिलालेख देखे, अभी हम आगे सिक्के भी देखेंगे। इस प्रकार से संपूर्ण साहित्य था, जिसमें संपूर्ण जो स्रोत थे मौर्य वंश को जानने के, ये हमने समझे। अब हम प्रमुख प्रशासकों के बारे में देखते हैं कि जो प्रमुख प्रशासक थे वो कौन कौन से थे तथा उनका क्या क्या योगदान तथा क्या क्या उपलब्धियां थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले समझा कि ये भारत का ऐसा वंश था जिसने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, यानी अखंड भारत की जो हम कल्पना करते हैं तो एकमात्र यही साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य ही, जिसने अखंड भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इस वंश के प्रमुख शासक जो भी हैं 3 हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। बाकी कुछ और शासक भी हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मुख्य रूप से 3 शासक ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साथ साथ इतिहास लेखन में भी यही 3 मुख्य रूप से आते हैं, जिसमें से पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और तीसरा अशोक महान। तो हम एक एक करके तीनों को जानते हैं। तो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश का संस्थापक है, प्रथम महान शासक था। इसने छोटे राज्य से उठकर विशाल साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे चल के अशोक के समय सबसे ज्यादा विस्तृत हुआ। सत्ता प्राप्ति इसको हुई, किसके अंतिम जो नंद शासक थे धनानंद को पराजित करने के बाद। इसमें से महत्वपूर्ण योगदान था चाणक्य का।
इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। अब इसके प्रमुख विजय अभियान थे जिनको हम देखते हैं। तो सिकंदर के आक्रमण के बाद जो उत्तर पश्चिम में कुछ यूनानी राज्यों का मतलब बोलबाला हो गया था, कुछ यूनानी राज्य उत्तर पश्चिम भारत में स्थापित हो गए थे जिनको ये जीतता है। फिर यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को भी इसने पराजित किया। संधि के अंतर्गत अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्र प्राप्त किए। साथ साथ सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से वैवाहिक संबंध भी इसने स्थापित किए। इसकी शासन व्यवस्था कैसी थी? शक्तिशाली केंद्रीय प्रशासन था, विशाल स्थायी सेना थी, कर व्यवस्था और गुप्तचर प्रणाली भी इसने स्थापित की थी। धार्मिक जीवन कैसा? तो जीवन के अंतिम भाग में जैन धर्म को अपनाता है। ये याद रखिएगा, ये जैन धर्म का अनुयायी था। तब आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला गए और वहीं सल्लेखना द्वारा मृत्यु होती। सल्लेखना मतलब मृत्यु का आह्वान करके, जिसमें से भोजन पानी त्याग देते हैं जब और मृत्यु का आह्वान करते हैं, तो इसी से इन्हें देह त्याग किया था। इनका महत्व क्या था? तो अखिल भारतीय साम्राज्य के प्रथम निर्माता थे, साथ साथ मौर्य प्रशासन की नींव रखी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यही जानकारी उपलब्ध है। आगे हम प्रशासन में अभी देखेंगे इनने क्या क्या कार्य और किए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट शासक था बिंदुसार, जिसका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक का पिता। ठीक है, इसने साम्राज्य को सुरक्षित रखा और उसका विस्तार भी किया। मतलब जो इसको विरासत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य से साम्राज्य मिला उसको संरक्षित रखता है और उसका विस्तार भी करता है। इसकी राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी? तो साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक यही ले गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय दक्षिण भारत तक विस्तार नहीं हो पाया था पूर्ण रूप से, जिसको बिंदुसार ने दक्षिण भारत तक विस्तारित किया। केवल चोल, चेर और पांड्य राज्य ही स्वतंत्र थे। तो ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछा है कई बार कि कौन कौन से राज्य स्वतंत्र थे। तो ये चोल, चेर और पांड्य राज्य इससे स्वतंत्र थे बिंदुसार के समय। यूनानी लेखक थे, उसको अमित्रघात कहते थे, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। इसके प्रशासन कैसा था? तो शासन शांतिपूर्ण और संगठित था। तक्षशिला में एकमात्र विद्रोह होता है जिसको अशोक को बेच करके वहां का दमन करवाता है। प्रशासन कैसा था इसका? तो शासन शांतिपूर्ण और संगठित था। तक्षशिला में विद्रोह तो हमने देखा है कि अशोक द्वारा इसका दमन करवाता है। इसकी विदेश नीति कैसी थी? तो यूनानी शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध इसने स्थापित किए। एंटियोकस प्रथम से भी संपर्क स्थापित किया। धार्मिक नीति क्या थी? ब्राह्मण धर्म का पालन करता था, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। महत्व क्या था इसका? तो साम्राज्य की एकता बनाए रखी, साथ साथ अशोक जैसे महान शासक का मार्ग प्रशस्त किया। इन सभी के कार्य हैं हम अभी दूसरे वीडियो में समझेंगे डिटेल से। अभी हम सिर्फ इनकी राजनीतिक स्थिति यानी प्रशासकों को देख रहे हैं कि इनकी उपलब्धियां क्या क्या थी। अगले वीडियो में हम विस्तार से मौर्य साम्राज्य को समझेंगे। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक था अशोक महान, जिसका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक रहा। ये याद रखिएगा, ये भी पूछा है कई बार। मौर्य वंश का सबसे महान और प्रसिद्ध शासक था अशोक। इसके समय ही मौर्य साम्राज्य जो था चरम अवस्था में, उत्कर्ष अवस्था में पहुंचा था। सत्ता प्राप्ति इसको कैसे हुई? तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद इससे सत्ता का संघर्ष हुआ इसके भाइयों के बीच। उसके बाद ये में विजयी होकर के सत्ता प्राप्त करता है। कलिंग युद्ध इंपॉर्टेंट है इसका, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है। ये इतना भीषण युद्ध था जिसको देख करके इसका हृदय परिवर्तन होता है। इसने युद्ध की नीति भी वहीं से त्यागी तथा उससे वहीं से इसका धार्मिक परिवर्तन आया है। बौद्ध धर्म ग्रहण करता है, धम्म की नीति का प्रचार करता है। इसके धम्म की कुछ विशेषताएं देखते हैं कौन कौन सी थी, जिससे सबसे पहले अहिंसा, करुणा, सत्य, माता पिता और गुरुओं का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता की नीति। साथ ही इसके कुछ प्रशासनिक कार्य क्या थे? तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना, न्याय में उदारता दिखाना, जन कल्याणकारी कुछ योजनाएं इसकी हैं जिसमें से लोक कल्याण, सड़क और सराय का निर्माण, कुएं और वृक्षारोपण, मनुष्य और पशुओं के लिए अस्पताल भी बनवाए जाते हैं। इसका धार्मिक प्रचार था वो कैसा? तो ये इसके समय श्रीलंका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है प्रचार प्रसार करने के लिए। इसका प्रचार कहाँ पे हुआ? श्रीलंका में भी, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भी बौद्ध धर्म का इसने प्रचार प्रसार करवाया, जिसमें से महेंद्र को, अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है प्रचार के लिए। इसका महत्व तक नैतिक शासन की मिसाल थी, भारत की सांस्कृतिक एकता देता है, साथ साथ इतिहास का महान तक शासक बनता है। कुछ उत्तरवर्ती मौर्य शासक थे जिनके बारे में जान लेते हैं, जिसमें से दशरथ था। इसने भी देवनाम्पीय दस्यु की उपाधि ली थी जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। संप्रीति था, शालीसुख था और सबसे अंतिम शासक बृहदत्त था। ठीक,
अगर निष्कर्षता देखें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे तो ये निर्माता और विजेता थे। बिंदुसार जो थे संरक्षक और विस्तारकर्ता थे। साथ ही अशोक जो है महान नैतिक और लोक कल्याणकारी शासक थे। अगर मौर्य वंश ने भारत को राजनीतिक एकता, प्रशासनिक स्थिरता और सांस्कृतिक पहचान दी। तो इसमें हम इस वीडियो के माध्यम से हमने सभी स्रोतों के बारे में जाना कि मौर्य काल की जानकारी कहाँ मिलती है, स्रोतों का डिटेल से अध्ययन किया। साथ ही हम इसके जो प्रमुख शासक थे इनके बारे में और इनकी उपलब्धियों के बारे में समझा। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि जो इनका प्रशासन था तो ये प्रशासन केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय क्या था, सामाजिक स्थिति इनकी समझेंगे, आर्थिक स्थिति देखेंगे, इनमें देखेंगे कौन कौन से कला का विकास किया, मतलब इनके समय कौन कौन सी कला विकसित हुई, साथ ही स्त्रियों की स्थिति क्या थी, दासों की स्थिति क्या थी, और अंतिम रूप से देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, इसके क्या कारण थे। तो इसलिए हमसे जुड़े रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।